नमस्ते। भारत के डेमोग्राफिक शिफ्ट्स यानी जनसंख्या से जुड़े इस दिलचस्प डीप डाइव में स्वागत है। आज भारत के सेंसस डेटा को डिकोड करने के लिए एक सर्वाइवल गाइड तैयार की जा रही है। बिना बोरिंग आंकड़ों में खोए इन विशाल नंबर्स को दिमाग में कैसे सेट करना है, आज यही फोकस रहेगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। 121 करोड़, जी हां, 1.21 बिलियन। 2011 की जनगणना का ये वो आधिकारिक आंकड़ा है जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। ये नंबर इतना विशाल है कि इसे इमेजिन करना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और सच कहें तो यही आंकड़ा हमारे आज के टॉपिक के विशाल स्केल को तुरंत क्लियर कर देता है। अब इस भारी भरकम डेटा को आसानी से याद रखने के लिए इसे 6 लॉजिकल फोल्डर्स में बांटा जा सकता है। पहला है डेमोग्राफिक स्केल, फिर एज पिरामिड, 2011 का कोर डेटा, रीजनल वेरिएशंस, रूरल अर्बन शिफ्ट और आखिर में नजर डालेंगे 2027 के सेंसस पर। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, भारत का मैसिव डेमोग्राफिक स्केल। ग्लोबल लेवल पर इस आबादी का असली वजन और डेंसिटी आखिर कितनी है? जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। पूरी दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा हमारे पास है, लेकिन इस छोटी सी जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। अब समझ में आया कि ये देश इतना घनी आबादी वाला क्यों है। रहने की जगह बहुत कम है, लेकिन जनसमूह बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे फोल्डर की तरफ, द एज पिरामिड। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि कोई आबादी भविष्य में तेजी से क्यों बढ़ेगी, सिकुड़ेगी या फिर स्थिर हो जाएगी। सिंपल शब्दों में समझे तो एज स्ट्रक्चर किसी भी आबादी के अंदर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के अनुपात को दिखाने वाला एक विजुअल पिरामिड होता है। रूल एकदम साफ है, अगर पिरामिड का बेस चौड़ा है मतलब बच्चों की संख्या ज्यादा है और फ्यूचर में पॉपुलेशन बूम आना तय है। वहीं अगर बेस सिकुड़ा हुआ है तो यह भविष्य में कम होती आबादी का साफ सिग्नल है। और यहीं से एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। भारत की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। क्या यह विशाल युवा शक्ति एक डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय वरदान बनेगी या फिर एक डेमोग्राफिक डिजास्टर? इस पूरी जनरेशन को एक सच्ची आर्थिक ताकत में बदलने के लिए बेहतरीन एजुकेशन और स्किल्स की सख्त जरूरत है, वरना यही ताकत एक बहुत बड़ा बोझ भी बन सकती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, 2011 का कोर सेंसस डेटा। इन नेशनल एवरेजेस को याद रखने की एक कमाल की मेटा लर्निंग ट्रिक है। इन नंबर्स को एक पेपर पर लिखकर बाथरूम के शीशे पर चिपकाया जा सकता है। रोज सामने होंगे तो ये आसानी से दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। चलिए इन कोर मेमोरी एंकर्स को दिमाग में फिक्स करते हैं। टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़, पॉपुलेशन डेंसिटी 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, कुल लिटरेसी रेट 74.04% और डिकेडल ग्रोथ यानी पिछले 10 सालों में वृद्धि 17.64%। अगर इस 74% के ओवरऑल लिटरेसी रेट को थोड़ा जूम इन करके देखें तो अंदर एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। जहां मेल लिटरेसी 82.14% है, वहीं फीमेल लिटरेसी सिर्फ 65.46% पर है। ये सीधा सीधा शिक्षा के स्तर में मौजूद जेंडर गैप की हकीकत बयां करता है। चौथे हिस्से में राज्यों के बीच के अंतर यानी रीजनल वेरिएशंस को समझा जाएगा। इन स्टेट रैंकिंग्स को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ बड़े ही मजेदार निमोनिक्स भी तैयार किए गए हैं। इन 3 फॉर्मूलों को याद कर लेना काफी फायदेमंद और असरदार साबित होता है। पहला है जीएसटी यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। दूसरा है एसएमए, सबसे कम आबादी वाले राज्य, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा है द सैंडविच, सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य। बस इमेजिन करना है कि यूपी और बिहार के बीच में महाराष्ट्र को सैंडविच कर दिया गया है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, एकदम आसान ट्रिक। राज्यों के परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों छोर पर बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखती है। एक तरफ है केरला, जहां लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा 94% है और सेक्स रेशियो भी रिकॉर्ड 1084 है, यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में लिटरेसी रेट सबसे कम, सिर्फ 61.8% है और हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम, महज 879 है। राज्यों के बीच विकास का यह अंतर सच में चौंकाने वाला है। पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्ट्रास्ट तो और भी अनबिलीवेबल है। एक तरफ है उत्तरी मैदानों में स्थित बिहार, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, जो पूरे देश में हाईएस्ट है। और दूसरी तरफ है नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश, जहां उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं।
इससे साफ पता चलता है कि भूगोल का जनसंख्या पर कितना गहरा कंट्रोल होता है। अब बढ़ते हैं 5वें फोल्डर की तरफ, रूरल अर्बन शिफ्ट। आखिर ये करोड़ों लोग फिजिकली जा कहाँ रहे हैं? यहां देखा जाएगा कि कैसे बड़े पैमाने पर लोग गांवों से निकलकर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से रूरल पॉपुलेशन 68.8% थी और अर्बन पॉपुलेशन 31.2%। लेकिन सबसे दिलचस्प डेटा गांवों की कुल संख्या का है। 6,40,932 गांवों में से लगभग 2,000 गांव नक्शे से ही गायब हो गए हैं। अब बचे हैं सिर्फ 6,39,020 गांव। इसका मतलब ये नहीं कि गांव हवा में उड़ गए, बल्कि ये तेजी से फैलते हुए शहरी इलाकों का हिस्सा बन गए हैं। फाइनली आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, 2011 और 2027 के सेंसस का कंपैरिजन। एक ऐसा सफर जो एनालॉग अतीत से शुरू होकर डिजिटल भविष्य की तरफ जा रहा है। डेटा कलेक्शन की दुनिया अब पूरी तरह से पलट रही है। 2011 का सेंसस मुख्य रूप से पेपर और स्कैनर पर चलता था, एकदम एनालॉग स्टाइल। लेकिन 2027 की 16वीं जनगणना एक डिजिटल क्रांति साबित होने वाली है। पेपर की जगह लेंगे पेन टैब्स, और सबसे बड़ी बात, नागरिक एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल के जरिए अपना डेटा खुद ही दर्ज कर सकेंगे। एकदम फुल्ली डिजिटल अनुभव। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलटें तो कुछ माइलस्टोन्स बहुत ही खास हैं। 1872 में पहली बार आंशिक जनगणना हुई। फिर आया 1921 का साल, जिसे द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक कहा जाता है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में यही वो इकलौता दशक था जब महामारी के कारण भारत की आबादी वास्तव में घट गई थी। फिर 2011 में 121 करोड़ का आंकड़ा छुआ गया और अब 2027 के पूरी तरह डिजिटल युग के लिए तैयारी है। तो इन सभी आंकड़ों को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में आता है। जैसे जैसे ये आबादी 1.5 बिलियन यानी 150 करोड़ की ओर बढ़ रही है, क्या ये ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय पैमाना देश का सबसे शक्तिशाली आर्थिक इंजन साबित होगा या फिर सबसे भारी बोझ? सोचने वाली बात है कि इस विशाल ह्यूमन कैपिटल का भविष्य में कैसा इस्तेमाल होने वाला है। डेटा के इस शानदार विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।